सोसाइटी, पेपर कोड DCP 301 के लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू आगे करते हुए थोड़ा सा लास्ट जो भी लेक्चर अब तक डिलीवर्ड हुए उन लेक्चर के टॉपिक्स पे एक बार हम लोग ब्रीफ में चर्चा कर लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने अपनी इस पेपर कोड में किन किन चीज़ों के बारे में जाना। तो यूनिट फर्स्ट के 1.1 पे हम लोगों ने मीनिंग, डिफिनीशन एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा की परिभाषा क्या है और साथ ही शिक्षा का कार्य क्षेत्र क्या है, इस पे हम लोगों ने चर्चा किया है कि शिक्षा क्या है। शिक्षा देखा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अज्ञानता से प्रकाश की ओर ले जाती है, अर्थात बालक के अंदर जो भी अंतर्निहित शक्तियां होती हैं उन शक्तियों को बाहर निकालने का काम शिक्षा करती है। शिक्षा की डिफिनीशन भी अलग अलग हमने यहाँ पे बताया है आपको, गांधी जी के अनुसार, अरबिंदो के अनुसार और भी बहुत सारे राइटर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हमने एजुकेशन की डिफिनीशन आपको दिया। साथ साथ शिक्षा का कार्य क्षेत्र क्या है, अगर एजुकेशन आप लेते हैं तो उस एजुकेशन का आपके लाइफ में रोल क्या है या लाइफ के कौन कौन से एरियाज में एजुकेशन का रोल है। 1.2 पे हम लोगों ने एम से देखा, शिक्षा के लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, जनरल एजुकेशन और विशेष शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य। कल मैंने आपको लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में भी बताया था। लक्ष्य क्या होते हैं, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो छोटे छोटे हम लोग गोल्स डिसाइड करते हैं और एक एक गोल्स पे काम करते हुए हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं। उद्देश्य हमारा बड़ा होता है और बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य डिसाइड करते हैं और एक एक लक्ष्यों पे काम करते हुए हम लोग अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। एजुकेशन सिस्टम की बात किया था हम लोग कि प्री प्राइमरी एजुकेशन क्या होती है, प्राइमरी एजुकेशन क्या होती है, अपर प्राइमरी एजुकेशन क्या होती है और साथ साथ एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होती है। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन को मैंने बताया था जिसको हम लोग पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये घर से ही स्टार्ट हो जाती है, अनौपचारिक रूप से घर से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि घर को प्राथमिक पाठशाला बोला जाता है और माता बच्चे की पहली गुरु होती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी शिक्षाओं को रखा गया है, तो जैसे मैंने इसके एग्जाम्पल दिया था कि आपका बालवाड़ी आता है, आंगनवाड़ी आता है, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर आते हैं, अर्थात प्री प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत कहीं ना कहीं बच्चे को हम लोग विद्यालय जाने के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि शुरुआत में जब बच्चा विद्यालय जाना स्टार्ट करता है 5 इयर्स या 6 इयर्स का जब कंप्लीट हो जाता है तब वो विद्यालय जाना स्टार्ट करता है, तो उस टाइम पे पूरे 6 घंटे बालक को वहां पे रुकना, अपना पेन पेंसिल बैग संभालना, अपना स्टडी मटेरियल संभालना, अपना टिफिन संभालना, बैठना, अपने सहपाठियों के साथ बातचीत करना, इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होता है, जो उसको प्री प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत सिखाया जाता है। प्री प्राइमरी एजुकेशन का एज ग्रुप 0 से लेकर के मैंने आपको 5 या 6 इयर्स बताया था कि जो आपकी पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है वो 0 से लेकर के 5 या 6 वर्ष तक चलती है। जब बालक 6 इयर्स का हो जाता है
5 कंप्लीट करके 6वें में प्रवेश करता है तो बालक को प्राइमरी एजुकेशन के लिए प्रमोट कर दिया जाता है। प्राइमरी एजुकेशन 6 to 10 यानी 5 साल से लेकर के 10 साल तक चलती है, और जैसे ही बच्चा 10 से 11 वर्ष का स्टार्ट होता है तो इसको अपर प्राइमरी एजुकेशन के लिए भेज दिया जाता है। अपर प्राइमरी एजुकेशन में विषयों की जो संख्या होती है धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा हो गई आपकी, प्राथमिक शिक्षा हो गई, माध्यमिक हो गई और उच्चतर माध्यमिक, यानी 11वीं और 12वीं की एजुकेशन जो आती है वह आपके उच्चतर माध्यमिक एजुकेशन के अंतर्गत आती है। यहाँ पे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव भी देखना था कि जनरल एजुकेशन और विशेष शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं। तो सामान्य शिक्षा के लक्ष्य जिस प्रकार से सामान्य शिक्षा के लक्ष्य हैं, ठीक उसी प्रकार से विशेष शिक्षा के लक्ष्य भी हैं, क्योंकि शिक्षा कहीं ना कहीं हम लोग बच्चों को देते हैं, और बच्चों में चाहे हमारे वो दिव्यांग बच्चे हों चाहे सामान्य बच्चे हों, सभी की जो भी आवश्यकताएं होती हैं वो एक समान आवश्यकताएं होती हैं। तो जो शिक्षा के लक्ष्य हैं और उद्देश्य हैं वो सामान्य शिक्षा के लक्ष्य और विशेष शिक्षा के लक्ष्य दोनों एक समान ही होते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन को मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री एजुकेशन आपकी प्राइमरी एजुकेशन ही होती है, जिसको हम लोग प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर सेशन आज हम लोग 1.3 वैल्यू एजुकेशन पे चर्चा करेंगे कि वैल्यू एजुकेशन क्या है। वैल्यू एजुकेशन यानी वैल्यू एजुकेशन को हम लोग मूल्य शिक्षा कहते हैं। मूल्य शिक्षा का आशय यहाँ पे ये नहीं है कि शिक्षा की कीमत क्या है, अर्थात उसकी काउंटिंग हम मुद्रा से करें कि शिक्षा की कीमत शिक्षा की कीमत क्या है, अर्थात रुपए में क्या कीमत है। तो यहाँ रुपए से आशय नहीं है, बल्कि हमारे लिए उपयोगिता से आता है कि शिक्षा अगर ग्रहण करते हैं तो उस शिक्षा की उपयोगिता क्या है, वैल्यू क्या है। वैल्यू का आशय यहाँ पे एक तरह से नैतिक शिक्षा से है। शिक्षा को वैल्यू ऑफ एजुकेशन जानने वाले को उनके जीवन में सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है। यानी ये बताया जाता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर एजुकेशन की वैल्यू समझे और वैल्यू समझ करके एजुकेशन ग्रहण करे, यानी एजुकेशन ग्रहण करने की जो एक एज होती है, अगर उस एज पे हम लोगों ने पूर्ण ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, कर्तव्यनिष्ठता के साथ अगर एजुकेशन ग्रहण किया है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति जीवन में सफल होगा। और अगर एजुकेशन लेने में हम लोगों ने सही से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है, पूरी तन्मयता से, लगन से, ईमानदारी के साथ अगर हमने एजुकेशन ग्रहण नहीं किया है तो फिर सफलता हमसे 100 कोसों दूर हो जाती है, और ऐसे व्यक्ति को जीवन में निराशा ही हाथ लगती है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें शिक्षा की उपयोगिता को समझना होगा कि शिक्षा हमारे लिए कितनी उपयोगी है। आजकल की करंट की एजुकेशन देखा जाए कि जो ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी फैल रही है, उसका मेन रीजन यही है कि जो शिक्षा हम लोग इस टाइम पे ग्रहण करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन शिक्षा जो लेते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग परीक्षा पास करने की दृष्टि से एजुकेशन ग्रहण करते हैं, यानी उतना ही सीखने का प्रयास करते हैं जितने में कि हम जो कोर्स कर रहे हैं उस परीक्षा को पास कर पाए। उसका रीजन यही होता है कि किसी भी सब्जेक्ट पे हम लोगों को डीप नॉलेज नहीं होता है, और आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतना दिन प्रतिदिन टफ होते जा रहे हैं, जब हमें विषयों का गहनता से ज्ञान नहीं होगा तब हम किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसके लिए होगा क्या, सफलता तब मिलेगी जब हम
किसी भी विषय को, डिप्लोमा आप कर रहे हैं, ये डिप्लोमा आपका इतना उपयोगी है, आप इसकी वैल्यू को समझें। और थर्ड सेमेस्टर के सारे स्टूडेंटों को मेरा सजेशन है कि जो भी थर्ड सेमेस्टर पे आपको पेपर्स पढ़ाए जा रहे हैं, ये पेपर इन फ्यूचर आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट, नेट, पीएचडी तक काम आने वाले हैं। क्योंकि जब आपका बेस मजबूत होगा, तभी जब आगे चल के किसी चीज का आप डीप नॉलेज करते हैं, तभी वो चीज आपके समझ में आएगी। अदरवाइज जब तक आपको डीप नॉलेज नहीं है, बेस आपका कमजोर है, तब तक आगे हमें उन चीजों को पकड़ने में, समझने में काफी कठिनाई महसूस होती है। तो वैल्यू एजुकेशन को मैंने बताया कि विद्यार्थियों को उनके जीवन में सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है। उसके विपरीत जो व्यक्ति शिक्षा का महत्व समझ नहीं पाता है, उसे जीवन में निराशा हाथ लगती है। अब देखेंगे थोड़ा सा कि टाइप्स ऑफ वैल्यूज, बेसिक ह्यूमन वैल्यू क्या है। तो ह्यूमन वैल्यू को यहाँ पे 5 भागों में बांट करके बताया गया है कि जैसे एक मानव की जो आधारभूत बेसिक वैल्यू होती हैं, तो कौन कौन से 5 वो मूल्य होते हैं कि अगर उन मूल्यों पे हम लोग ध्यान दे करके चलें, उन मूल्यों को समझें, तो हो सकता है समाज के उपयोगी नागरिक बने, समाज में सफल हों, अपनी लाइफ में सफल हों। तो 5 मूल्यों को देखते हैं कि कौन से वो 5 मानवीय मूल्य हैं जिन्हें हर एक विद्यार्थी को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 1, सत्य। स्पीकर किसका ऑन है? सत्य। नेक्स्ट है प्रेम और सेवा। नेक्स्ट शांति। इसके बाद अहिंसा। और नेक्स्ट है न्याय। पहले नंबर पे मैंने आपको सत्य बताया कि ये टाइप्स ऑफ वैल्यूज हैं, बेसिक ह्यूमन वैल्यू, जो एक मानव में आधारभूत मूल्य होने चाहिए। वो कौन कौन से मूल्य होना चाहिए? हर एक मानव के अंतर्गत बेसिक आधारभूत मूल्य, पहला बताया नंबर 1 सत्य होना चाहिए। नेक्स्ट बताया प्रेम और सेवा की भावना होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे है शांति। चौथे नंबर पे अहिंसा। और 5वें नंबर पे न्याय। चलिए अब इन 5 पॉइंटों को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानेंगे। सत्य, सत्य टाइप्स ऑफ वैल्यू में सबसे श्रेष्ठ स्थान रखता है। अगर देखा जाए तो सत्य जो होता है, वो वैल्यूओं की गिनती में जो मानव के बेसिक वैल्यू बताए गए हैं, उन बेसिक वैल्यूओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर सत्यता का पालन मानवीय मूल्यों में ना किया जाए, तो फिर चाहे कुछ भी कर ले, उन सभी का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। अगर हमारे जीवन में सत्यता नहीं है, अगर हमने लाइफ में अपने सत्यता को नहीं धारण किया है, तो कितना भी कुछ कर लें, हमारी वैल्यू नहीं रह जाती है, अर्थात उस व्यक्ति की वैल्यू नहीं रह जाती है। सत्य ही मानवीय मूल्यों की रक्षा करता है। यानी सत्य को यह बताया गया है कि सत्य वह वैल्यू है मानव का जो कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों की रक्षा करता है। किसी विद्यार्थी के लिए यह जरूरी है कि वह अपने सत्य परायणता का पालन सदा अपने भविष्य में करे। इसीलिए विद्यार्थियों को भी हमेशा सदा सत्य बोलने की सलाह दी जाती है। और यह सलाह उनको अपने लाइफ में भी धारण करना चाहिए। साथ साथ अभी आप शिक्षक बनेंगे, अपने शिक्षार्थियों में भी ये चीज आपको सिखाना चाहिए। क्योंकि एजुकेशन की प्रोसेस एक लर्निंग की प्रोसेस की तरह है, सेम लर्निंग की प्रोसेस ही है। हमें हमारे गुरुओं ने सिखाया, उसको हमने सीखा, और आज हम सीख करके आप लोगों को सिखा रहे हैं। कल के दिन कहीं ना कहीं आप शिक्षक बनने वाले हैं। आप नेक्स्ट आने वाली जनरेशन अर्थात अपने शिष्यों को सिखाएंगे, अपने छात्रों को सिखाएंगे, अपने विद्यार्थियों को सिखाएंगे कि सत्य क्या होता है, क्यों हमें सत्यता के राह पे चलना चाहिए, क्यों सत्य का पालन करना चाहिए, सत्य हमारे लिए कितना उपयोगी है। नेक्स्ट सेकंड नंबर है प्रेम और सेवा। हमारे मानवीय मूल्यों का सबसे बड़ा गुण प्रेम और सेवा ही
है। यानी मानव के जो भी मानवीय मूल्य होते हैं, उन मानवीय मूल्यों में आ, सबसे बड़ा गुण प्रेम और सेवा ही है। अगर जहां तक प्रेम की बात आती है और सेवा की बात आती है, जब तक हम लोगों का आपस में एक दूसरे के प्रति लगाव, एक दूसरे का सुख दर्द, दुख दर्द, परेशानियां नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग एक दूसरे के मुसीबतों में साथ नहीं खड़े होंगे। और जब साथ नहीं खड़े होंगे तो हम एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे। और मानव एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, अर्थात उसको सामाजिक प्राणी होने के नाते कहीं ना कहीं समाज के साथ मिलके चलना पड़ेगा, समाज का सहयोग करना पड़ेगा, एक दूसरे के दुख दर्द में साथ होना पड़ेगा, एक दूसरे की सेवा करना पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर देखा जाए ये दोनों गुणों का अभाव हो तो वो मानव एक जानवर के समान होता है। जिस व्यक्ति में या जिस इंसान में प्रेम और सेवा नहीं होगा, उस इंसान की गिनती साहित्य कहीं ना कहीं जानवर से करता है। क्योंकि अगर जानवर को भी अगर आप देखते हैं तो उसको भी कुछ खास चीजों के प्रति या अपने बच्चों के प्रति सेम वही प्रेम और लगाव की भावना पाई जाती है। इसीलिए सभी प्राणियों के लिए प्रेम और सेवा की भावना रखनी चाहिए। और यह हमारे मानवीय मूल्यों की नैतिकता को बनाए रखने का महत्वपूर्ण साधन है। इसीलिए होना क्या चाहिए कि सभी प्राणियों से हमें आपस में प्रेम करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे मानवीय मूल्यों की रक्षा करता है। प्रेम और जो भी सेवा होती है, वो प्रेम और सेवा का गुण हर एक इंसान में होना चाहिए। अगर ये गुण नहीं होगा तब हम कभी भी एक दूसरे के सुख दुख को नहीं समझ पाएंगे, एक दूसरे के सुख दुख में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के मदद नहीं कर पाएंगे। सोचें कि किसी अगले को ही कष्ट हो सकता है, वो कष्ट मुझे नहीं हो सकता है, तो हर किसी के लाइफ में परेशानियां आ सकती हैं और उसको दूसरे का सपोर्ट लेना पड़ सकता है। इसलिए हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और प्रेम और सेवा की भावना रखना होगा। नेक्स्ट, तीसरा नंबर है शांति। अगर मानव अपनी शांति को खो दे तो संसार में अनर्थ हुए बगैर नहीं रह सकता है। ये चीज बताई जा रही है कि लाइफ में शांति का होना भी बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं है, वह व्यक्ति कहीं चला जाए, दुनिया की किसी कोने में रह जाए, उसको कहीं पे भी सुकून नहीं मिल सकता है। हमें सुकून पाने के लिए, संतुष्ट जीवन जीने के लिए, एक बेहतर जीवन जीने के लिए शांति का होना बहुत जरूरी है। अगर मानव अपनी शांति को खो दे तो संसार में अनर्थ हुए बगैर नहीं रह सकता है। कहीं पे भी जब शांति खत्म हो जाती है, लड़ाई झगड़ा होता है, विवाद होता है, तो लड़ाई झगड़ा का परिणाम हमेशा आप लोगों ने अनर्थ ही देखा होगा कि उससे नुकसान ही होता है। मानवता और नैतिकता यही कहती है कि मनुष्य को सदा शांति से काम लेकर शांति को कायम रखना चाहिए। बहुत बार छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में बड़े बड़े लड़ाई झगड़ा, दंगे होते हैं, तो प्रयास ये करना चाहिए कि उस मैटर को जितने बेहतर तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से निपटाया जाए, उसको निपटा लेना चाहिए। अगर शांतिपूर्ण माहौल से निपट जाएगा तो तन धन दोनों की हानि होने से भी व्यक्ति बच सकता है, साथ साथ उसको आत्मिक सुख की भी अनुभूति होगी। शांति को अपना कर ही कोई भी इंसान मानवीय मूल्यों का पालन करके अपने जीवन को सफलता की ओर अग्रसर कर सकता है। बहुत बार आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि आए दिन सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद घर पे रहना, रुकना, खाना पीना, रुपया पैसा, भौतिक जीवन के सारे संसाधन, सारे सुख होने के बावजूद अगर घर में हर पल कलह मची रहती है, झगड़ा मचा रहता है,
तो उस घर के व्यक्तियों का, सदस्यों का जो जीवन होगा वो सुखमय नहीं होगा। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि छात्रों को शांति धारण करने वाली चीजें उनको सिखानी चाहिए, शांतिपूर्वक काम कराए जाने चाहिए। कभी भी लड़ाई झगड़ा ऐसी एक्टिविटीज में न इन्वॉल्व होने की सलाह दी जानी चाहिए। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट है अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या होता है? अहिंसा किसी को कष्ट ना देना, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना देना। बेसिक ह्यूमन वैल्यू में अहिंसा को सर्वोपरि माना गया है। यानी जो मानव मूल्य बताए गए हैं, उन मानव मूल्यों में अहिंसा को सर्वोपरि माना गया है। सर्वोपरि का मतलब सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अहिंसा परमो धर्म, यानी आपने ये स्टेटमेंट, ये कोटेशन भी पढ़ रखे हैं कि अहिंसा परमो धर्म की तर्ज पर समाज का निर्माण संभव हो सकता है। इसके लिए एक स्टूडेंट्स को चाहिए वह अपने जीवन में अहिंसा का पालन सीख जाए, ताकि वह अपने संपूर्ण जीवन में इसे अपना सके। अहिंसा के मार्ग पर चलकर गांधी जी ने हमारे देश को आजादी दिलाई थी। गांधी जी के बारे में आप सारे लोग सुनते होंगे, पढ़ रखे होंगे। अहिंसा परमो धर्म। गांधी जी जो थे वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। यानी सत्य पे चलना, अहिंसा, अपने आप के द्वारा किसी अगले को कष्ट ना पहुंचे, अहिंसा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है न्याय। मानव वैल्यू में मैंने 5 पॉइंट बताया। 5 पॉइंट में पहला एक्सप्लेन किया सत्य, नेक्स्ट दूसरे नंबर पे प्रेम और सेवा, तीसरे नंबर पे शांति, और चौथे नंबर पे अहिंसा, और नेक्स्ट लास्ट है आपका न्याय। न्याय शब्द अपने आप में महान अर्थ को प्रस्तुत करता है। यानी न्याय, न्याय का मतलब न्याय, न्याय शब्द ही अपने आप में एक अनोखा वर्ड है जो अनोखे और महान अर्थ को प्रदर्शित करता है। न्याय मानवीय मूल्यों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यानी जितने भी मानव के मूल्य हैं, उन सभी मानव मूल्यों में न्याय को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके लिए न्यायपालिका की स्थापना की गई है। हम सभी लोगों के लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, झगड़े होते हैं। आपस में जब उन समस्याओं का समझौता अर्थात निपटारा नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग न्यायपालिका के शरण में जाते हैं, कोर्ट की शरण में जाते हैं, क्योंकि हमें भरोसा होता है कि हमें, अगर हम सही हैं तो हमें अवश्य ही न्याय मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज वैल्यू व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन, यानी वैल्यू एजुकेशन है क्या? अभी इसके पहले भी हम लोगों ने वैल्यू एजुकेशन पे ही ये चर्चा, इस सेशन पे, इस लेक्चर पे वैल्यू एजुकेशन पे ही चर्चा चल रही है कि मूल्य शिक्षा क्या है। मूल्य शिक्षा को हमने यहाँ पे रुपया से, पैसे से आसे नहीं बताया। यानी शिक्षा जो ग्रहण करें वो शिक्षा हमारे लिए उपयोगी हो। किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करें ताकि वो शिक्षा हमारे लिए लाइफ में ज्यादा से ज्यादा उपयोगी हो। तो व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन, मूल्य शिक्षा क्या है? मोरल वैल्यू फॉर स्टूडेंट। मोरल वैल्यू यानी नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा क्या है? छात्रों के लिए नैतिक मूल्य क्या है? समाज व्यक्तियों से मिलकर के बनता है। आप सब लोगों को पता है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। बालक का जन्म समाज में होता है और समाज के द्वारा पालन पोषण किया जाता है। तो समाज व्यक्तियों से मिलकर के बनता है। जिस प्रकार व्यक्तियों का आचरण होगा उसी प्रकार से समाज का निर्माण होगा। हम जिस प्रकार की सोसाइटी में रहते हैं और हमारी उस सोसाइटी के अंतर्गत जिस प्रकार के व्यक्ति होंगे और उन व्यक्तियों का जैसा आचरण होगा, वैसे समाज का निर्माण भी होगा। अगर हमारे इर्द गिर्द, हमारी सोसाइटी में लोफड़, लफंगे, बदमाश किस्म के व्यक्ति होंगे तो पूरी सोसाइटी खराब होगी। अगर उस सोसाइटी में